नमस्कार। न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर कस्में खा लेते हैं। कभी वो कसम खाते हैं अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की, कभी वो कसम खाते हैं राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर देने की। और इस बार फिर वो कसम खा रहे हैं अखिलेश यादव को उनके पैतृक गांव सैफई तक भेज देने की। अपने माता पिता तक की कसम खा ली ओम प्रकाश राजभर ने। तो ओम प्रकाश राजभर आखिर बार बार कस्में क्यों खाते हैं और उनकी कसम के मायने क्या होते हैं? सियासत में ओम प्रकाश राजभर उन नेताओं में गिने जाते हैं जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, उनका पता नहीं चलता है कि वो कब किस तरफ चले जाएंगे। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा भला कह करके वो दामन छुड़ा करके, हाथ छोड़ करके चले गए थे और उसके बाद से लगातार वो हमलावर रहे भारतीय जनता पार्टी पर। 2022 के जब चुनाव उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हो रहे थे, उससे ठीक पहले उन्होंने कसम खाई कि वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही वापस लौटेंगे और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वो अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करते नजर आए। लेकिन चुनाव के नतीजे जैसे ही आए, वो कसम कहां चली गई, इसका आज तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन लगभग लगभग सवा साल, 1.5 साल की गहमा गहमी के बाद कभी इधर कभी उधर कयास लगाए जाते रहे कि राजभर किधर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही थी, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि भले ही सार्वजनिक मंचों से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को कितना भी बुरा भला कह ले, लेकिन क्योंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और ओम प्रकाश राजभर को अपना भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहा था। लिहाजा एक बार फिर से वो एनडीए का हिस्सा बन गए और उन्होंने फिर से एक कसम खा ली। और इस बार कसम खाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को उनके उनके पैतृक गांव यानी सैफई वापस भेज देने की। हालांकि इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में एक टेस्ट भी होना है और वो टेस्ट है घोसी का उपचुनाव, जिसमें दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने, और टक्कर बहुत हद तक तस्वीर साफ कर देगी कि उत्तर प्रदेश में हवा का रुख किस तरफ है। ये लड़ाई पूर्वांचल में लड़ी जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव अपने रथ पर सवार होकर के इस समय बुंदेलखंड के दौरे पे है। बांदा में आज उनका दूसरा दिन है, उसके बाद वो फतेहपुर की तरफ रुख करेंगे। तो आखिर जो कसम ओम प्रकाश राजभर ने खाई है, उसके क्या मायने हैं? और जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि आमने सामने इंडिया बनाम एनडीए की जो जंग छिड़ी हुई है और जिसका टेस्ट होना है घोसी में, उसको देखते हुए क्या भविष्य की राजनीति होने वाली है उत्तर प्रदेश में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अशोक पांडे जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से जयप्रकाश पांडे जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर का पक्ष रखने के लिए सुभाष जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रविकांत जी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आज इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी, पहले भी बहुत सारी कस्में खाई ओम प्रकाश राजभर जी ने। एक सवाल के साथ मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं कि जब भी राजभर जी ने कसम खाई, वो कसम पूरी नहीं हो पाई, तो इस बार कसम के क्या मायने समझे जाए? कसम तो खाई थी कि आपने योगी जी को अपदस्थ कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर आपने कसम खाई कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के रहेंगे, वो कसम भी पूरी नहीं हो पाई। और आप इस बार आप फिर कसम खा रहे कि अखिलेश यादव को उनके गांव भेज देंगे। क्या समझा जाए? देखिए मानस भैया, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं, जो कसम वाली बात का जो जिक्र चल रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बोला था कि योगी आदित्यनाथ जी को अपदस्थ कर दिया जाएगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिल्कुल हमारी जो प्लानिंग थी और हमारी जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल सही जा रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जिन पिछड़ों की बात कर रहे थे, वो जिन दलितों की बात कर रहे थे, लेकिन जब भी टिकटों की बारी आ रही थी इनको कि आरा को टिकट दे दीजिए, हरवंशी को टिकट दे दीजिए, फांसी को टिकट दे दीजिए, कोहार को टिकट दे दीजिए, प्रजापति को टिकट दे दीजिए, बिंद को टिकट दे दीजिए,
लेकिन ऐसी जातियां जो समाजवादी पार्टी को वोट कर रही थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से विरुद्ध होकर लामबंद हुई थी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इन लोगों को जब टिकट देने की बारी आ रही थी तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने कहीं ना कहीं इनको किनारा करते पैराशूट टाइप के लीडरों को लॉन्च किया और इनको टिकट देने का कार्य किया। यानी हमारे नेता की बातों को दरकिनार करने का हर संभव उन्होंने प्रयास किया। परिणाम सबके सामने आप लोगों के 2022 का जो चुनाव था, परिणाम सबके सामने आ गया। अगर टिकट का वितरण सही तरीके से हुआ होता, कार्यकर्ताओं को दिया होता, ईमानदार लोगों को दिया गया होता, पैराशूट लीडर को प्राथमिकता अगर नहीं दी गई होती, तो शायद 2022 का चुनाव का परिणाम कुछ और होता और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए होते। और परिणाम आप सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भी गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। और रही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की इस समय की बात करने की, तो ये वास्तविकता है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी पर्टिकुलर सैफई का ही विकास करने का प्रयास करती है, कन्नौज का ही विकास करती है, बदायूं का ही करती है, मैनपुरी का ही करती है। बाकी के जो समाजवादी पार्टी के जो जानने वाले, चाहने वाले, चाहे वो यादव बिरादरी के क्यों ना लोग हो, लेकिन समाजवादी पार्टी सिर्फ इन्हीं कम्युनिटी के लोग, इन्हीं बेल्ट के जो लोग हैं यादव, इन्हीं के यादवों के बारे में क्यों सोचती है? क्या आजमगढ़ का यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता? क्या बनास के यादव समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता? गाजीपुर का नहीं देता? बलिया का नहीं देता? मऊ का नहीं देता? यानी ये जो सारे लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के सिर्फ और सिर्फ एक बंधुआ मजदूर होने का कार्य करेंगे। बाकी के जो लोग हैं, सैफई वाले लोग हो गए, बदायूं वाले लोग हो, कन्नौज वाले लोग हैं, इन्हीं लोगों का विकास होगा। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को सही बात है, जाहिर सी बात है, सैफई जाए, सैफई रहे और सैफई के कुंबे का विकास करें, वही के यादवों को बढ़ाएं। बाकी के यादव जो बचे, इनके बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहेंगे। बाकी के यादवों को पता चल गया है, बाकी के लोगों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाएं गरीब तबके के हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के अंदर भारत देश का डंका बज रहा है। आने वाले समय के अंदर मानव भी आपके सामने परिणाम रहेगा और 2024 के अंदर एनडीए गठबंधन 2019 से ज्यादा सीटें अर्जित करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। चलिए, सबसे पहले इससे पहले चर्चा को हम आगे बढ़ाएं और प्रोफेसर रविकांत जी के पास जाएं। एक बार जरा सा ओम प्रकाश राजभर का वो बयान सुन लेते हैं, क्योंकि जब बयान दर्शक सुनेंगे तो ही वो समझ पाएंगे कि आखिर उस बयान के पीछे का भाव क्या था, क्योंकि बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज से समझ में आती है। तो हम अनुरोध करेंगे कि पहले ओम प्रकाश राजभर का वो बयान प्ले किया जाए। ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के जीतना। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान इस समय का बा? हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा? कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान हैं। लेकिन ये ना जाने तुमन कि घबरा मत दूलो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तुहन लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली। असल अपने माँ बाप का बेटा नहीं, घबरा मत। आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। जहां जाबा तहां हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हम का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो हुआ कि समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीते का बात छोड़ दी था। तो चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी को हम सबने सुना कि किस तरीके से वो कसम खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सैफई तक सीमित कर देंगे, गांव वापस भेज देंगे अखिलेश यादव को, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद तमाम मंचों से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ऐसी ऐसी बातें कहते रहे, जिसको यहाँ पर दोहराना भी शायद उचित नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, आपने सुन लिया, अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्या समझा जाए? प्रोफेसर साहब, आप म्यूट पे, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया मानस जी। पहली बात तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर पहले से ही बहुत बड़बोले व्यक्ति हैं और ये उनकी राजनीति की अपनी पहचान है। मैं इसको कतई नकारात्मक ढंग से नहीं ले रहा हूँ और कई बार वो इस तरह की बातें कर चुके हैं, लेकिन ये उनका अपना आत्मविश्वास भी झलकता है। ये हो सकता है कि अति आत्मविश्वास हो, लेकिन वो उसमें एक चीज है,
दूसरा ये कि ओम प्रकाश राजभर अपने वैचारिकी को लेकर के कभी भी प्रतिबद्ध नहीं रहे। वो सपा के साथ भी गए, बीजेपी के साथ हैं समय, उसके पहले भी बीजेपी के साथ रहे। उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी ताकत को जानते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि पूर्वांचल के जिन 6-7 जिलों में उनका अपना प्रभाव है, वो कभी अपने बूते पर वो सीट नहीं निकाल सकते। तो उनको भाजपा या सपा किसी का सहयोग चाहिए। तो एक तो वो अपनी ताकत को जानते हैं, दूसरा ओम प्रकाश राजभर के जो वर्कर्स हैं वो उस ताकत को भी जानते हैं। आप इस बात को देखिए कि ओम प्रकाश राजभर जब सपा के साथ गए थे तो उनका वर्कर्स सपा के लिए काम कर रहा था, और आज भी वही वर्कर्स ओम प्रकाश राजभर के साथ वो आवाज में शामिल है। और मैं पिछले दिनों बनारस में गया था इस चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद। मुझे वहां के लोगों ने कहा, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि सपा के लोग बेहद निकम्मे हैं, वो हमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़े, जबकि ओम प्रकाश राजभर के कार्यकर्ता मौजूद थे और वही वोटर्स को निकाल करके ला रहे थे। ये बुनियादी फर्क है। ओम प्रकाश राजभर की मैं वैचारिकी से कतई सहमत नहीं हूं, लेकिन उस व्यक्ति के अपने वर्कर्स की ताकत को वो आदमी जानता है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि 2024 का चुनाव अति पिछड़ा सेंट्रिक होने जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बूते चुनाव जीतती है, कभी नहीं जीतती है। मैं उत्तर भारत की ही बात कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व की ताकत होती तो राम मंदिर का उद्घाटन आप कभी करने जा रहे हैं, तो अमित शाह को ओम प्रकाश राजभर के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं पड़ती। संजय निषाद के सामने वो घुटने नहीं टेक रहे होते, या अनुप्रिया पटेल के सामने वो घुटने नहीं टेक रहे होते। हिंदुत्व तो नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मूल ताकत है अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित। इसको विपक्ष कभी समझना ही नहीं चाहता। कपीश जी बैठे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उनके यहां भी जो समावेशीपन चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर ने जिन बातों को, या उनके भी प्रवक्ता ने जिन बातों को दोहराया, मैं उनसे कतई असहमत नहीं हो सकता हूं। बिल्कुल दुरुस्त बात वो कह रहे हैं कि जब तक अति पिछड़ा या नॉन जाटो दलित को आप तवज्जो नहीं देंगे, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं कर सकते। आपके पास एक कोर वोटर है, वो बीजेपी के पास भी है, वो सपा के पास भी है, लेकिन ये जो बहुत छोटा हिस्सा आपको लगता है, बिना इस पासंग के आप चुनाव जीत नहीं सकते। ये पिछले 2 चुनाव ने इस बात को स्थापित कर दिया है। ये संकेत नहीं है, स्थापित कर दिया है। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर इतनी मुखरता के साथ बोल रहे हैं। मैं उनकी उस भाषा से कतई सहमत नहीं, वो उनकी अपनी स्टाइल है। मुझे लगता है कि इतनी अहमानता नहीं होना चाहिए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अपनी स्टाइल है। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, उनसे मैं 100% सहमत हूं। और ये जो राजनीति है, उस राजनीति में जब तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूं मानस जी, जब तक आप अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को नहीं संबोधित करेंगे, नॉन जाटो दलित को नहीं संबोधित करेंगे, विपक्ष कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव नहीं जीत सकता। यही कॉन्फिडेंस है ओम प्रकाश राजभर। कपीश जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अब चुनौती दे रहे हैं, एक तरीके से कसम खा रहे हैं खुले मन से आपको वापस सैफई तक समेट देने की, अखिलेश यादव और उनके परिवार को सैफई तक समेट देने की। और जिस बात का जिक्र किया अभी प्रोफेसर साहब ने कि जो आरोप है आप पर, या जिस तरीके से देखा गया विधानसभा के चुनाव में कि ओम प्रकाश राजभर की जो डिमांड थी अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की, उनको भागीदारी देने की, वो नहीं दे पाए, इससे नाराज होकर के वो चले गए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ताकत के तौर पर साथ में मंच साझा कर रहे हैं, और आपको ही वापस सैफई भेजने की बात कर रहे हैं। कपिल जी। मानस भाई, इस बात के लिए हम ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भिखारी का कटोरा नहीं थमाया,
जो योगी आदित्यनाथ को थमा दिया था। और बकायदा जहुराबाद में एक ट्रेनिंग सेंटर लगाने वाले थे कि योगी आदित्यनाथ, जिनको आज ये यशस्वी कह रहे हैं, उनको उन्होंने कहा था कि तुमको तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। एक महंत के खिलाफ ये लैंग्वेज। और हम तो नहीं समझते कि भारतीय राजनीति में वो कहीं भी से प्रेरणादायक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जहुराबाद का एक जमूरा है जो राजनीति के अंदर ककहरा पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि महेंद्र राजभर से लेके बड़े बड़े इनके नेताओं ने इनको इनकी ही याद दिला दी, इनके पार्टी की कैडर की याद दिला दी, दो थड़ों में तोड़ दिया। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही बाकायदा राजभर समाज के बड़े बड़े संगठनों ने इनकी जो है वो तिरही मनाने का काम किया, बाल छिलवा करके बाकायदा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये राजभर समाज या अन्य अति पिछड़े समाज की राजनीति करने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ अपने पुत्र और अपने आप को स्थापित करने के लिए ये निकले हुए हैं चौराहे पे खड़े होकर भाषण देने। तो दुनिया इनका नजारा देख रही है, आज से नहीं देख रहे। दुनिया के नंबर 1 के झूठे हैं प्रधानमंत्री। आप कह रहे थे हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हमको कहना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता हमें भी कहते हुए। तो आप मुझे बताइए, जिन यशस्वी की बात ये कर रहे हैं आज यादव जी, पीला दुपट्टा लगा के, ये पीला दुपट्टा लगा के उस समय भी करते थे कि नंबर 1 के झूठे हैं प्रधानमंत्री, आज सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए। फिर दूसरी बात, जो इन्होंने मुख्यमंत्री को कहा चल सन्यासी मंदिर में, और मंदिर में ही नहीं, भीख भी थमाएंगे, कटोरा भी थमाएंगे, सारी चीजें थी। तो अच्छी बात है, आपने नहीं थमा पाए तो आप उन्हीं के जाके चरणों में लुटन पुटन हो गए या भारतीय जनता पार्टी हो गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रोफेसर साहब के इस विश्लेषण से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं और उनकी बातें मैं भी मानता हूं कि उनका विश्लेषण बहुत हद तक सही होता है। वो अपने चश्मे से अपनी बातों को कहते हैं, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राजभर साहब एक पैरासाइट दल हैं। उनको एक दल की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बिना किसी दल पे एक जहुराबाद का जमूरा भी जिता के नहीं ला सकते। इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में अगर शुचिता की राजनीति करनी है तो एक स्तर पे गिर करके राजनीति करने वालों को समाजवादी पार्टी अपने साथ नहीं ले सकती है, भले हम सत्ता में आवे या ना आवे, क्योंकि हमारी असल लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। और मैं एक बात बार बार आपको कह रहा हूं कि जिन शब्दावलियों का प्रयोग राजभर साहब कहते हैं, एक दिन वो दूध की मक्खी हो जाएंगे, वो कहीं के नहीं रहेंगे। आज मैं आपको कहता हूं, अगर घोसी विधानसभा सीट ये हार गए, इनका सारा सम्मान वापस हो जाएगा, एक भी पद मंत्री का इनको नहीं मिलेगा, इसीलिए रोका रखा गया है अभी तक। और मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, तो ये उनकी खिसियोनी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है क्या? जितने लोगों को उन्होंने बैठा रखा है वो तो वहां पे दुनिया जानती है कि कैसे मजमा इकट्ठा किया गया होगा, उनके अपने लोग हैं और सामने वो अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन असल पब्लिक तो इनसे पूछ रही है कि भैया 2022 में तो आप कसम खा रहे थे और जिनको आप यशस्वी बता रहे थे उनको ये भी बता रहे थे महाभारी जुट्ठा है, तो आज आप कैसे हैं, क्यों हैं, क्या सम्मान आपको नहीं मिला? आप कहते हैं आपको से तो ज्यादा आपने टिकट लिया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी में थे मानस भाई, तो इन्होंने मात्र 4 सीटें दी थी, जबकि 300 कुछ सीटें उनकी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद अगर हमने अपने आप को 111 कंसीडर कराया तो आपको भी 4 से 6 करा दिया। ये हमारी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके आप 6 सीटें विधानसभा की पा सके हैं। वो आपको आत्मनिरीक्षण और सुरक्षण करना है। और मामा शल्य बनने की अगर आप कोशिश कीजिएगा तो समाजवादी पार्टी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो ओम प्रकाश राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी के इस विचारधारा के साथ अलग हुए थे, मंत्री पद का त्याग किया था, उस समय तो हमने ये सोचा वाकई ये सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने मंत्री पद पे लात मार दी। लेकिन बाद में पता चला नहीं साहब, ये तो अपने बच्चों को सिर्फ मंत्री पद दिलाना चाहते थे, इनकी और कोई लड़ाई नहीं है। और आप बताइए ना, 2022 के विधानसभा इलेक्शन के चुनाव के तुरंत बाद कहां एक भी बयान बताइए विद इन 15 डेज ओम प्रकाश राजभर साहब का आया हो कि अखिलेश साहब जो है कपिल जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपको पहले से ये नहीं पता था कि ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ क्यों छुड़ाया उस वक्त जब वो सत्ता में शामिल थे। आपको बाद में मालूम पड़ा, ये बात तो मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात जग जाहिर थी। आपने देखिए कपिल जी, आपने अपने सियासी फायदे के लिए ओम प्रकाश राजभर को साथ में लिया। अगर आप अब ये कहेंगे कि नहीं हमको पता नहीं था कि ओम प्रकाश राजभर जी ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे या वो अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करवाना चाह रहे थे, तमाम आयोगों में उनके लिए अलग से टिकट चाहते थे, तो ये बात कपिल जी की कोई नहीं मानेगा। लेकिन कपिल जी के पास दोबारा आऊंगा,
एक बार मुझे 1 मिनट और दे, 30 सेकंड और दे। 30। मैं सिर्फ मानस भाई आपको इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने मंत्री पद का त्याग किया था और ये स्वयं में एक 9 लोगों का गठबंधन बना रहे थे। बाद में स्वयं हम लोगों के पास है, हम लोगों ने भी इनको स्वीकार्यता दी और इनको जहां जहां टिकट कहा वो दिया गया। अब ये कहते हैं कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग लग रहे। अरे मैं कहता हूं वो सब आपके लोग थे, कोई आदमी ऐसा सोच भी सकता है क्या? और दूसरा आप ये बताइए, उस समय इन्होंने उस समय आवाज नहीं उठाई, आज आप आवाज उठा रहे हैं। गजब की इंसान है आप कि आज आवाज उठा रहे हैं और पहले नहीं उठाए। और किसको दिया आपने? हम कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के लड़के को दिया, जिनको की भारतीय जनता पार्टी आज पुष्पित और पल्लवित कर रही है घोसी के इलेक्शन में। आप क्यों नहीं उनका इस्तीफा दिला दिया? अगर आप कहते हैं कि आगे आकर के समाजवादी पार्टी के, हम तो चलिए अशोक पांडे जी के पास चलते हैं। कपिल जी आपके पास दोबारा आएंगे, अशोक पांडे जी के पास चलते हैं। अशोक जी आपने सुना, प्रोफेसर साहब को भी सुना, आपने ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सुन लिया और कपिल जी ने भी जो कुछ बोला वो भी आपने सुना। कुल मिलाकर के जो बात है वो ये कि जब भी ओम प्रकाश राजभर कोई कसम खाते हैं तो हमेशा उसका उल्टा हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो दोबारा वो तो उनको मुख्यमंत्री का पद तो दूर उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए संख्या में। उन्होंने कहा था कि हम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल कर देंगे, कसम खा रहे, वो भी नहीं पूरी हो पाई। देखिए, कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब भी कसम खाते हैं तो हमेशा उसका उल्टा हो जाता है। कहीं कोई आपको भय है कि उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि हम अखिलेश को सफाई भेज देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सफाई भेजते भेजते कसम उन्होंने खाई, इस बार दांव उल्टा पड़ जाए। घोसी का उपचुनाव आपके ठीक सामने लगा हुआ है और आपको भी जानकारी होगी कि बहुत आसान नहीं रहा, बहुत टफ चुनाव है वहां पे। देखिए मानस भाई, कम से कम ओम प्रकाश राजभर जी कसम खाते हैं तो प्रयास भी करते हैं। अखिलेश यादव सर खाली ट्वीट नहीं करते घर में बैठ के, वो प्रयास भी करते हैं। घोसी में वो प्रयास कर रहे हैं सफाई पहुंचाने का, उन्होंने निश्चित तौर पे मेहनत करते हैं पहुंचाने का। और राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त अस्थायी दुश्मन नहीं होता। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं वो तो राजनीतिक भाषा है। अखिलेश जी अपने चाचा के बारे में कैसे बोलते थे लोगों को भूल गया, अपने पिता के बारे में कैसे बोलते थे लोगों को भूल गया, अपनी सहयोगी जिसे बुआ कहते थे उसे सर्किट हाउस में मारते मारते ये लोग बचे थे। उनसे तो अच्छे हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कम से कम बयान देते हैं, पॉलिटिकल बयान देते हैं और राजनीति में पॉलिटिकल बयान ही मूल होता है। और निश्चित तौर पे हम बता रहे हैं कि ये जो चुनाव होगा, उपचुनाव घोसी का, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जयप्रकाश जी, आपने अपने सभी साथियों को सुन लिया और ओम प्रकाश राजभर की कसम भी आपने सुन ली, क्या कहेंगे? राजभर जी की कसम का कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, जब भी कसम खाई उल्टा ही हो गया है। अब देखिए, हम तो गांव के रहने वाले हैं। गांव में ऐसे लोगों को लोग कहते हैं बड़ा काली जीभ वाला, जो कहता है उल्टा ही हो जाता है। तो चूंकि हमारे वो पूर्व के वक्ताओं ने कहा है, तो उस लिहाज से अखिलेश जी के साथ कुछ अच्छा होने वाला, इंडिया अलायंस के अहम किरदार हैं, तो हम तो खुश ही होंगे कि वो और कहें, उनको ईश्वर और जिह्वा पे सरस्वती माँ बैठे। अब ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अरे मानस भाई, तो कभी कभी ये होता है कि चील के पंजे में जब चूहा कैद हो जाता है और अपनी अंतिम यात्रा के लिए चलता है, तो मूर्खता बस ये समझ लेता है कि ये हमारे आजादी की उड़ान है। तो अब ये जरूर है कि वो शायद भाजपा के ऐसे मनवादी सामंती सोच वाले संगठन में जुड़ के, जिसमें हमारे कपीस भाई सम्मान की भी बात कर रहे थे, सम्मान तो दिख रहा है। मोदी जी के यहाँ भी कैसे सम्मान मिला, किस पंक्ति में किस तरह से पंजा उठा के फोटो किसी तरह आ पाई, और अभी योगी जी के यहाँ भी फोटो वायरल है। स्टूल मंत्री वो दूसरे को कहते थे, यहाँ तो स्टूल भी मैसर नहीं हुआ। तो मंत्री तो बाद में बनेंगे, घोसी के बाद सम्मान देना भाजपा ने शुरू कर दिया। और अब तो मुझे लग रहा है कि ओम प्रकाश के साथ मेरी सहानुभूति है। जब हमारे ये अशोक भाई ने बोला, वरिष्ठ अशोक पांडे जी ने, तो साफ हो गया कि उस बेचारे से ये सब कहलाया जा रहा है। और ये साम्राज्यवादी सोच के लोग जब छोटे छोटे अलायंस करते हैं, ये तारीख है। जब भी मनसबदारी अकबर देंगे मान सिंह को, तो महाराणा के यहाँ भेजेंगे कि बेटा तुम्हें ही लड़ना है। जब भी अंग्रेज किसी निजाम को बचाएंगे तो टीपू सुल्तान के यहाँ भेज देंगे। क्योंकि इतिहास में गद्दार भी घोषित हो सके, क्योंकि आप अपने वतन अपने कौम के साथ गद्दारी करवा रहे हैं वो साम्राज्यवादी ताकतें, तो वो स्वाभाविक सी बात है। अभी तो ये कह रहे थे कि जाति जनगणना बिना लिए हम रहेंगे नहीं, योगी जी तो सदन में कह दिए।
तो क्या छिपा है? स्वाभाविक सी बात है, प्रोफेसर साहब वैचारिकी की बात किए, तो अब इनकी वैचारिकी 2019 में किस पे अलग हुए थे? दो ही मुद्दा तो गिनाए थे ये, कि जाति जनगणना आरक्षण में आरक्षण, तो वो तो योगी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। तो ऐसा नहीं है, राजभर समुदाय में ये जहां से यात्रा शुरू की है, 2 दशक पे इनको पार्टी बनाए हो गया। जब ये बसपा में जिला अध्यक्ष थे तब भी स्पीकर थे सुखदेव राजभर जी, रामचल राजभर भी कैबिनेट थे, और पूरी ऊर्जा बनारस में लगा के देख लिए थे, अपने शहजादे को जिता नहीं पाए थे। आज भी सपा में 2 राजभर नेता, रामचल जी, कमलाकांत जी, तो ये तो इनका पेटेंट है नहीं। स्वाभाविक सी बात है कि निश्चित रूप से जिस तरह से अशोक भाई ने बैटिंग करी है, उसे मेरे समझ में आ गया कि ये मतलब भाजपा रूपी चील के पंजे में कैद बेचारा एक ओबीसी अति पिछड़े समुदाय का नेता है, और वो निश्चित रूप से उससे देखिए क्या क्या ये लोग कहलवा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अखिलेश जी के बारे में जो पांडे जी ने कहा है, हमें लगता है कि कुछ स्मरण गड़बड़ शायद मोदी जी से इनका भी होने लगा, बनारस के पवित्र क्षेत्र के हैं। अखिलेश एकमात्र विजनरी लीडर, डेमोक्रेटिक संस्कार वाला नेता है जो किसी प्रतिपक्षी को असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। आप कहां सुन लिए भैया कि मायावती जी को या किसी को, योगी जी को उन्होंने कुछ कहा हो? हाँ, आपके नेताओं का तो चरित्र ही है। तो इसलिए मुझे ये अब अच्छा लगने लगा है, गांव के होने के कारण ओम प्रकाश जी ने बोल दिया है, तो अब हम लोगों के साथ अच्छा होगा, इंडिया अलायंस के साथ, चूंकि वो इसके प्रतीक है। और दूसरा ये है कि अभी तो दुर्दशा शुरू हुई है, स्टूल भी नहीं मयस्सर है, और उनसे देखिए क्या क्या करवाया जाएगा, ये बड़ा रोचक है। ओम प्रकाश की दुर्दशा पे हमें निश्चित रूप से दुख है, कि उनको समझना चाहिए कि वो जिस सामाजिक न्याय का नाम लेते हैं, मनुवादियों की गोद में बैठ के सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, एक बात कही जयप्रकाश जी ने, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की क्या स्थिति होगी कि पंजे उचका करके वो फोटो में आ रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? पंजे उचका के मतलब उनको इतना सम्मान नहीं मिल रहा है कि वो अगली कतार में खड़े हो जाए, खड़े किए जाए, वो पीछे खड़े हैं, पंजे उचका करके अपना चेहरा सामने दिखा रहे हैं। इस बयान किस तरीके से देख रहे हो? क्योंकि घोसी का चुनाव भी सामने लगा है, क्या आपको लगता है कि घोसी के चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि ओम प्रकाश राजभर की क्या वैल्यू है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में? देखिए मानस जी, पिछले 10 साल में जिन नेताओं ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी पार्टी को मजबूत किया, कामयाबी हासिल की, उसमें से एक ओम प्रकाश राजभर भी है। वो अभी कई लोग कह रहे थे कि उनकी अकेले जीतने की हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 17 में वो साथ में बीजेपी के लड़े और अपनी 4 सीट ले आए, 12 सीट पे लड़े थे, 4 ले आए थे। फिर 19 सीटों पे सपा के साथ लड़े, 2022 का चुनाव 6 सीट ले आए। तो कामयाबी तो प्रकाश राजभर के पास है, बावजूद इसके कि एक जात की राजनीति करने के वो सीटें जीत रहे हैं, और ठीक ठाक उनका स्ट्राइक रेट बन रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सपा गठबंधन के साथ 22 में जब ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़े थे, तो सबसे कम वोट परसेंटेज अगर किसी पार्टी का था तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का था, 29 पॉइंट समथिंग उनकी 19 सीटों पर। इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर जीते और फैक्टर बने हुए हैं। तो ये कहना कि ओम प्रकाश राजभर, अच्छा ओम प्रकाश राजभर ने जो कुछ वो कह रहे हैं अखिलेश के लिए, इससे ज्यादा उन्होंने भाजपा के लिए कहा है, इसके बावजूद पार्टियां उन्हें गले लगा रही हैं। तो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ओम प्रकाश राजभर की, जो मुद्दे उठाने, जो हाजिर जवाबी है, सबसे ज्यादा राजनीति में कोई चीज अगर लाभ पहुंचाती है तो अच्छा वक्ता होना, और समय के अनुसार टाइमिंग सही हो और सही स्टेटमेंट आप दीजिए। बराक ओबामा ने 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति पद ले लिया यही करके। तो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में के हिस्से में अगर कामयाब हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये मैं ऐसा मानता हूं कि उन पे कुछ भी आक्षेप करें, फिर भी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता। एक और इंपॉर्टेंट बात जो प्रोफेसर साहब ने कही कि ये जो चुनाव 24 का अति पिछड़ों, अति दलितों का है, तो ये तो 14 से ही है। प्रोफेसर साहब से मैं बहुत सहमत हूं। उत्तर प्रदेश में 2013 से लेकर जो सियासत शुरू हुई, 13 के बाद मोदी के आने के साथ अति पिछड़े, अति दलित सबसे बड़े फैक्टर है उत्तर प्रदेश की सियासत में, और सबसे ज्यादा पार्टियां पिछले 10-12 साल में अगर बनी हैं तो इन्हीं बिरादरियों के बीच से बनी है। ये सामाजिक न्याय पार्ट 2 है, मैं इसे बार बार कहता हूं। और ये जो नया जोश और नई ऊर्जा है, ये उत्तर प्रदेश को जाति विहीनता की स्थिति में पहुंचाती है। क्योंकि अगर कोई पार्टी 2 जातियों गठबंधन बनाएगी, 3 जातियों गठबंधन बनाएगी, हार जाएगी। लेकिन अगर वो जाति विहीनता की समीकरण सारे बनाए, लेकिन वो जाति विहीनता
वो सभी जातियों की बात करे, समीकरण बनाने के बाद सबकी बात करे तो कामयाब हो जाएगी। मेरा मानना है कि एक तरीके से जात विहीनता की स्थिति में हम उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, क्योंकि सारी जातियां फ्रेगमेंटेशन सबका हो गया है, कोई समूह नहीं रह गया कि सवर्णों का समूह है वो पहले से फ्रेगमेंटेड था, पिछड़ों का समूह है वो फ्रेगमेंटेड हो गया, उसमें अलग अलग जातियां हो गई, दलितों का समूह है वो अलग अलग जातियों में बट गया। तो एक जो बंटवारे की जो सियासत की हमारे नेताओं ने, वो बंटवारा धीरे धीरे पेनिट्रेट करते हुए नीचे तक पहुंच गया है। और ये बंटवारा यहां से मुझे लगता है कि जहां जाके खड़ा होगा वो वही होगा कि न ये जाति न वो जात, उस सर्व जातीय और सभी की बात होगी, यानी जाति विहीनता की स्थिति हो जाएगी। अब ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाएंगे तो उनका क्या, एक देखिए वो अपने परिवार को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे बहुत से नेताओं ने गरीबों का नाम लिया, बहुत से नेताओं ने, कुछ नेताओं ने व्यवस्था बदलने के नाम पे राजनीति शुरू की, कुछ नेताओं ने कोई और मुद्दा उठाया, और अंत में जो सक्सेस मिली उस सक्सेस का सबसे बड़ा लाभार्थी उनका परिवार हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी यही चाहते हैं कि संजय निषाद जी का परिवार जैसे बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो स्वयं मंत्री भी हैं, एमएलसी भी हैं, तो आखिर ये क्यों पीछे रहे, इनके भी बेटे और इनको स्वयं दिल्ली में भी रिप्रेजेंटेशन हो जाए, प्रदेश में तो हो ही गया है 2-2 बार विधानसभा में, तो कामयाबी उनको चाहिए और वो कामयाबी उनको सबसे पहले परिवार के लोगों को चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्टी की निगाह में सबसे ज्यादा संघर्ष तो ओम प्रकाश राजभर ने और उनके परिवार ने किया है, तो पार्टी भी चाहती है कि परिवार के ही लोग इस्टेब्लिश हो जाएं। तो इसीलिए बीजेपी के साथ हैं वो। 2024 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को पता है कि 19 का जो एक्सपीरियंस उनके सामने है, 19 में सपा बसपा एलडी गठबंधन और 12 सीटों पे कांग्रेस भी एक साथ थी, उसके बावजूद जो रिजल्ट आया है, बीजेपी 51% वोट लेके आई अपने सहयोगी के साथ, तो उनको पता है कि और जो पार्टियों के भी संगठनात्मक स्थितियां हैं, जो इंटरनल खींचतान है अलग अलग पार्टियों में और जिस तरीके के काम हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 काम कर रही है, तो उसके साथ जाएंगे तो लोकसभा में हमारा मामला बन जाएगा। तो वो इसलिए बीजेपी के साथ चले गए हैं। अब वहां उन्हें स्टूल मिले न मिले, उनको पार्लियामेंट की सीट चाहिए और वो सीट वो हासिल कर लेंगे तो उनकी कामयाबी मानी जाएगी। आप देखते रहिए कि वो किस पे स्टूल का आरोप लगाए और स्वयं स्टूल मिला कि नहीं मिला, वो गौर हो जाएगी। कहे हुए शब्दों की वैल्यू बहुत देर तक नहीं रहती है और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो इको करती है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। असल चीज है नेट अचीवमेंट। तो नेट अचीवमेंट, अगर आपकी पार्टी के पास वोट है तो वो माना जाएगा, आपकी पार्टी के पास सीट है तो वो माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ कटघरे में खड़ा कर देना उससे कोई बात बनती नहीं है। भाजपा को गाली देने के बाद भी गले लगाया भाजपा ने उनको, और सपा को गाली दे रहे हैं वो, लेकिन जब ओम प्रकाश राजभर जी अपनी गणित फिट करना चाहेंगे तो सपा के साथ भी फिट कर लेंगे, वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। चलिए सुभाष जी जुड़े हुए सुभाषपा से। सुभाष जी, अकेले आपके पास ही राजभर का वोट बैंक तो है नहीं, समाजवादी पार्टी के पास भी राजभर बिरादरी से उनके पास भी तमाम कद्दावर नेता हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से घोसी के उपचुनाव से जो रिपोर्ट्स आ रही है बहुत आसान रहा नहीं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपका टेस्ट ले रही है कि आप किस तरीके के परिणामों को परिवर्तित कर पाते हैं घोसी के उपचुनाव में? तो क्या ये माना जाए कि अभी भी स्थिति असमंजस वाली है, क्योंकि चर्चा तो हो रही थी कि बहुत जल्दी मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अभी रुका हुआ है। देखिए मानस जी, घोसी का जो उपचुनाव होने जा रहा है वो बहुत ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं, और आप देखिए एकदम प्रचंड बहुमत से दारा सिंह चौहान जी जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार समाजवादी पार्टी को 1,07,000 वोट मिला था, जिसके अंदर 36,000 नोनिया समुदाय के वोट हैं और 40,000 के आसपास राजभर समुदाय के वोट हैं। हम ये नहीं बोलते कि राजभरों के सारे वोट हमको मिल जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर वर्तमान के अंदर राजभर समुदाय का अगर कोई एकमात्र नेता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। यहाँ पे बात कर रहे थे कपिल श्रीवास्तव जी, जमूरे शब्द की बात कर रहे थे, बहुत सही कपिल जी बोला था, खिसियाई गोली खम्मा नोचे आपके ऊपर लागू होती है, हमारे पे नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव को जमूरा बना दिया, सेफाई वाले को 17 हराया जमूरा बनाया, 19 हराया जमूरा बनाया, 22 हराया जमूरा बनाया, लास्ट में आजमगढ़ की जनता ने भी पीट के जमूरा बना के भेज दिया। तो जमूरे शब्द का उल्लेख आप करो, क्योंकि आप खुद राजनीति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जमूरे हो चुके हो, तो जमूरा जाहिर सी बात आपके दिमाग में घूम ही रहा होगा। आप जिस 6 सीटों की बात कर रहे थे भैया, 6 सीटें आपको याद आ गई, हम 4 से 6 है वो आपको याद आ गया, लेकिन हमारी बदौलत 49 से जो 111 पे आ गए वो आपको याद नहीं आया। आपने जयंत चौधरी से गठबंधन किया पश्चिम में जाटों के वोट के लिए, आपको जाटों ने नकार दिया। अब मध्य के अंदर आए संजय चौहान से लेकर गठबंधन करने के लिए जनवादी पार्टी केशव देव मौर्य से गठबंधन आपने किया, आपको मध्य में बुंदेलखंड के अंदर नकार दिया। आपकी जो लाज बची है, आपकी जो इज्जत बची ना, वो पूर्वांचल के अंदर बची, आपको मान सम्मान पूर्वांचल के अंदर
हमने दिलाया, उसको याद रखिए। अब बात करो सन्यासी वाली मंदिर के अंदर, अरे आप भूल गए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो बोलते थे मायावती दलितों की बेटी नहीं दौलत की बेटी है, उसी की गोद में जाके बैठ के 2019 के चुनाव के अंदर। याद नहीं आया? थोड़ा शर्म कर लिया करिए और उसके बाद में बात किया करिए चर्चा के ऊपर। अब मेरे काबिल दोस्त आगे जयप्रकाश पांडे, ये जयप्रकाश पांडे मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता कम समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा है, क्योंकि अभी नई नई एंट्री हुई ना समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के अंदर, तो समाजवादी पार्टी का जाहिर सी बात है उसको सामने वाला लेगा ही। ये मनवादी की बात कर रहे हैं, सामंतवादी सोच की बात कर रहे हैं। अरे मेरे बड़े भाई 2011 के अंदर जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हो? 2011 के अंदर सरकार थी कांग्रेस की, जातिगत जनगणना हुई थी, क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? उस आंकड़े को सार्वजनिक कर देना था। ये है सामंतवादी सोच हमारी कांग्रेस पार्टी की, ये है दलित विरोधी सोच कांग्रेस पार्टी की। अरे कपिल सिब्बल जैसा दलित विरोधी व्यक्ति, पिछड़ा विरोधी व्यक्ति, जो संसद भवन के अंदर तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह SC ST ओबीसी प्रमोशन आरक्षण बिल जब पेश करते हैं, वो कपिल सिब्बल सबसे पहले उसका विरोध करता है, वो कपिल सिब्बल सबसे पहले उसका बिल फाड़ने काम करता है, उसको आप संभाल के रखते हो और उसी को समाजवादी पार्टी वाले राज्यसभा के अंदर भेज देते हैं। तो ये है सपा का और कांग्रेस का दोहरा चरित्र, दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी। ये स्टूल मंत्री की बात कर रहे हैं। अरे कभी कभी अखिलेश जी बाबू के बारे में बोल दो। अखिलेश जी बंगाल में गए थे, कुछ याद है कि नहीं? ममता बनर्जी ने उनको बिठाया था स्टूल पे और वो तस्वीरें भी पूरे विश्व में वायरल हुई थी। उसका भी जिक्र कर दो जयप्रकाश पांडे, उसके बारे में नहीं बोलोगे? अरे उसके बारे में बोलो। हाँ मुझे पता थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फिर, और मैंने भाई पिछला घर था तो कहीं ना कहीं अपने अंदर सहानुभूति रखोगे तो, लेकिन फैक्ट के ऊपर चर्चा करो। आप राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे, दलित विरोधी। कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है। पूर्वोत्तर भारत से पहली बार कोई दलित आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन इन्होंने उम्मीदवार किसको दिया? ISI एजेंट कहने वाले मुलायम सिंह यादव जी को संसद भवन के अंदर ISI का एजेंट कहा था यशवंत सिन्हा ने। उस यशवंत सिन्हा को इन्होंने भेजा, दलित विरोधी व्यक्ति को भेजा, पिछड़ा विरोधी व्यक्ति को भेजा, और आज डिबेट के अंदर बैठ के ये पिछड़ों की हित की बात करते हैं, डिबेट के अंदर बैठ के दलितों की हित की बात करते हैं, डिबेट के अंदर बैठ के भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी सामंतवादी सोच की बात करते हैं, जबकि खुद ही उस चीज के अंदर पहले से इन्वॉल्व है। तो फैक्ट की बात करें, तथ्यों के ऊपर बात करें, उसके बाद चर्चा करने के लिए आए। दो जनजाति की जनगणना की आपने बात कर दी। अरे भैया 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति की कमेटी बनी थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे और विजय सर इसका उल्लेख भी करेंगे, और हुकुमदेव नारायण सिंह जी उस समय तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री थे और उस कमेटी के चेयरमैन थे। 8 अक्टूबर को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। 4 बार दलितों की हुंकार भरने वाली, दलितों की मसीहा मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, पिछड़ों के हिमायती बनने का प्रयास करने वाली समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव 1 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भैया डिबेट में बैठ के बकाया की मत क्या करो, बोलो जरा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्टें लागू कर दिए होते 4 बार सरकार बनने के बाद, कम से कम उस रिपोर्ट का फायदा मिल गया होता। सामाजिक हाशिए पर बैठी उन जातियां जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, जिनको उनका हक नहीं मिला, उनको लाभ मिल गया होता। भारतीय जनता पार्टी का तो विरोध कर रहे हैं, पिछड़ा विरोधी है, आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं। आपने क्यों नहीं प्रयास किया? तब याद नहीं आई जाति का जनगणना, सामाजिक न्याय समिति याद नहीं आई। अरे आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं। मानस भैया हमको सारी चीजें पता थी, मानस भैया हमको सारी चीजें पता थी। उन समझौतों मानस भैया उन सब चीजों को समझौते के तहत हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में गए थे, और डिबेट की शुरुआत में जब आपने सवाल मेरे से पूछा तभी मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी दलितों की राजनीति करती है, पिछड़ों की राजनीति करती है, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं देती है। क्योंकि मेरी डिबेट के बाद में ही चंदन सर ने इस बात का जिक्र भी किया था, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति का समीकरण के ऊपर टिकी हुई है, और आप पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं, आप दलितों की राजनीति करने की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों को दलितों को क्यों नहीं टिकट देने का सवाल करते हैं, क्यों नहीं उनको राजनीति हिस्सा देने का काम करते हैं? अरे MY आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुस्लिम यादव आपको वोट देता है, 56 सदस्य की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर आप 10 यादव देते हो, उसमें भी 6 आपके परिवार के देते हो, बाकी यादव का घंटा बजाने के लिए। मुसलमानों के अंदर भी आप 4 मुस्लिम को देते हो, मुस्लिम कम्युनिटी आपको खाली झोला भर भर के वोट दे, हिस्सेदारी ना ले। अरे तो जो तथ्यों की बात करें उस तथ्यों के ऊपर बात करो। भारतीय समाज पार्टी का पहले जो स्टैंड था, वर्तमान में वो स्टैंड रहेगा, और आने वाले समय में वही स्टैंड रहेगा। हम अपने मुद्दों से भटकने वाले नहीं है। चलिए अशोक पांडे जी के पास दोबारा चलते हैं। अशोक पांडे जी आज बांदा की तरफ है, बुंदेलखंड की तरफ अखिलेश यादव है, उनका वहां पर 2 दिन का कार्यक्रम है और लगातार अभी बुंदेलखंड की तरफ वो रहेंगे, उसके बाद आगे के उनके कार्यक्रम होंगे। अखिलेश यादव भी अब देखिए धीरे धीरे क्या है कि उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी भी तस्वीरें आती, कभी पूजा करते हुए, कभी झंडा फहराते हुए, कभी इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हम लोग बराबर देखा करते हैं। तो
वो हमेशा सॉफ्ट हिंदू की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, तमाम तस्वीरें सभी हमारे साथियों ने देखा होगा, वो भी तो आरोप लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने एक आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता वो पार्टी है जो भगवान की झूठी कसम खा करके जनता के बीच जाती है। तो झूठी कसम खाने के आरोप तो आप पर भी लग रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी कभी जालीदार टोपी लगा के घूमते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं, कभी नैमी सारण में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाते हैं तो कट्टर हिंदू हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि पूजा कर रहे हैं तो पूजा निश्चित तौर पे हमारी नैतिक विजय है। जिस अखिलेश यादव के पिता ने सरजू की धरती के राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया था, उसका पश्चाताप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जी, क्योंकि चुनाव लोकसभा का है, तो निश्चित तौर पे ये सब नौटंकी करेंगे, इसके लिए माहिर माने जाते हैं। वो पूरा परिवार मामा मारीच का परिवार है, काल नेम की तरह, और राम नामी ओढ़ के जय श्री राम कर रहे हैं। काल नेम जिम रावण राहु, वो फिर काल नेमी बन के नौटंकी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है, जिसके पिता ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल किया, उसका बेटा आज भेद बदल के काल नेम बन के हिंदू बनने का प्रयास कर रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है। चलिए, लेकिन हालांकि अशोक जी, कई मंच पे हम लोगों सबने सुना कि किस तरीके से उन्होंने आडवाणी जी की तारीफ की, किस तरीके से वो अटल जी की तारीफ किया करते थे। तो इससे भी तो आप इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति भी उनका हमेशा बिल्कुल, ये तो राजनीति का नैतिकपना है। हमने उस नैतिकता को दिखाया है। हमने मुलायम सिंह यादव जी को पद्मभूषण से नवाजने का काम किया, जिस मुलायम सिंह जी को, अपने पिता को, अखिलेश जी मंचों पर बेइज्जत करने का काम करते थे। ये तो निश्चित तौर पे राजनीति में होना भी चाहिए। चलिए, जयप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे। जयप्रकाश जी, आप कंप्लीट करिए, फिर कपिल जी के पास जाते हैं। कुछ कालनेमी के शब्द का आप हंस रहे थे आप। नहीं, ये सरजू की जमीन को लाल करने की बात कर रहे थे। उसी सरजू जमीन की पवित्र जमीन को भाजपा वाले नीलाम कर दिए, 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेच दिए। ये आपके सांसद लल्लू सिंह ने लेटर लिखा था। अयोध्या विकास प्राधिकरण के अवैध कॉलोनाइजर की सूची मित्र देख लीजिए। तो ये है कि सरजू की जमीन लाल हुई या नीलाम कर दिया भाजपा वाले ने, पहले ये जान लीजिए। आप कह रहे हैं कि रामनामी, आपके बारे में अदम गोंडवी बड़ा अच्छा कहे थे, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची सलीब, रामनामी ओढ़कर वो संसद में आ गए। तो कालनेमी कौन है वो कहने की जरूरत नहीं है। आप केवल अयोध्या की जमीन नहीं बेचते हैं, आप जाके सीए, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता है ना, सीए जी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। माघ मेले में 34 लाख का जो कूड़ा भेजा गया स्कूटर के नंबर से। अगर कोई पिछड़ा होता ना तो चारा घोटाला कहा जाता। आपकी तो अभी नई सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या बताएं, विषयांतर हो जाएगा। दूसरी चीज है कि बाकी तो छोड़िए, इस देश में PL 480 का गेहूं, किसी की उम्र तो नहीं, कपीस भाई को याद होगा, लाल रंग का गेहूं खा के हम जिंदा रहे, लेकिन हमने सैनिकों की फार्म हाउस नीलाम नहीं किए। इस देश के 39 फार्म हाउस सैनिकों के, जिसमें मतलब अच्छी नस्ल की गायें पलती थी, गेहूं पैदा होता था, सीधी सप्लाई जाती थी आर्मी के पास, उसको आपने बेच दिया 25,000 एकड़। केवल अग्निवीर नहीं पैदा किए हैं, भारत माता, चूंकि आप जो कहेंगे ठीक उल्टा करेंगे। कालनेमी भी पागल हो जाएगा, चूंकि कालनेमी का रूप तो कम था। भारत माता का नाम लेंगे, पहले सैनिकों की रोजी रोटी छीनेंगे, उनका दूध कैसे बर्दाश्त होगा, वो भी बेच दिया, आज तक किसी ने नहीं बेचा। तो आप अगर भारत माता की बात करेंगे, आप भगवान राम की बात करेंगे, तो अरे भाई साहब, फिर तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए बढ़िया है कि आप ऐसे ही मनसबदार पैदा करिए जो खुद ही मान सिंह की तरह आपके लिए शहीद होंगे, और सामाजिक न्याय की जो थोड़ी बहुत विरासत है उसे वो नीलाम कर देंगे। लेकिन ये जरूर है कि आप एक अच्छी चीज विजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि भाषण, निश्चित रूप से बहुत अच्छी तकरीरें हुई हैं। अकेले सांसद के रूप में लोहिया की तकरीर 3 आना 15 आना की अमर है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मसला उल्टा है, न मुलायम सिंह बहुत अच्छा भाषण देते थे, न बहन जी देती। उनसे बड़ा कद्दावर नेता प्रदेश स्तर पे कोई हुआ नहीं। और इस बार मोदी भाषण देने की सारी बौद्धिक कसरत कर लिए, और सोशल मीडिया ने खारिज कर दिया। आंकड़ा देके शर्मिंदा मैं नहीं करना चाहता, अंत में वही दिल की आवाज जीती राहुल गांधी की। तो सवाल यह है कि जब आप
सरजू की बात कर रहे हैं आप, तो भारत माता को ही बेच दिए हैं। और आप किसी दूसरे पे क्या आरोप, कौन सी सरजू की भूमलाल किए थे वो नेताजी? लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन करने से, अरे लाल तो मणिपुर की जमीन हो रही है, नूह की हो रही है, क्या कर रहे थे आप? जिस आप वो ये हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे कि जनजाति राष्ट्रपति है, अरे जनजाति राष्ट्रपति को लिख के जाता है कि चलो गदर पिक्चर देख लो लेकिन मणिपुर मत देखो। माता का ही विरोध करते हैं। भारत का यही भारत माता के सपूत हैं। राजस्थान में मटकी छू लेने पे मार देने वाला व्यक्ति कि भारत माता में आता कौन है? तब भी आप कर्ण और एकलव्य को हाशिए पे रखते थे, आज भी आपके राम राज्य में कर्ण एकलव्य के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि बाबा साहब की जो विरासत है, लोकतांत्रिक समाज दृष्टिकोण डेवलप करिए, सबको बराबरी देने की बात करिए। राम राज एक दिन हिंदू बना लेंगे वोट के दिन सबको, फिर उसकी औकात में रखेंगे। बेचारे ओम प्रकाश राजभर को स्टूल तक नहीं दे रहे, हमें तो सहानुभूति है क्योंकि पिछड़ों के नाम पे करता था वो राजनीति। तमाम के बाद वो इसका पात्र तो था। अखिलेश जी तो कम से कम वो खुद कहते थे कि इतना ओम प्रकाश राजभर का कमेंट है कि इतना सम्मान तो हमें किसी ने नहीं दिया, चाहे हेलीकॉप्टर से मंच तक। आप लोग क्या किए? कपिल जी, क्या घोसी का जो उपचुनाव है उसमें आपको लगता है कि राजभर फैक्टर बेहद अहम है और इसी के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में हवा का रुख कहां पर है, और उसके बाद ही क्या ये तय हो पाएगा पुख्ता तौर पर कि ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी की जो दोस्ती है, जो गठबंधन है, वो आगे कब तक सर्वाइव करेगा और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, आज जो हमारे देश और प्रदेश की जनता है वो इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है कि स्वार्थ लोलुपता की किस तरीके से मंचन जो है वो हो रहा है, और वो घोसी विधानसभा के अंदर है। वहां पे तो राजभर समाज के लोग इनके खिलाफ नारे लगा रहे, बाल बनवा रहे, पिंडदान कर रहे हैं। भाई अगर ना कर रहे हो तो आप बताइए। और कौन सी ऐसी पार्टी है जो किसी एक विशेष जाति के जिसमें लीडर्स ना हो? तमाम लीडर्स। और हम बार बार कह रहे हैं कि भाई देखिए, जहूराबाद के जमहूरे को कुछ भी चिल्लाने दीजिए, होना उसका उल्टा है। और उनकी औकात सबको पता है, योगी जी को भी पता थी जिनको वो बता रहे, और हम उनको भी पता चल चुकी है कि योगी जी को क्या क्या कहने के बाद हम वहां वापसी कर सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस तरह की चीज नहीं। अगर कोई रख रहा हो मंथन तो उसको किनारे कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लीडर ने आज तक किसी को बेइज्जत भरे शब्द नहीं कहे हैं। जिन बहन जी की बात आप लोगों ने कही, बहन जी ने जिन सीटों को मांगा हमने 2019 में दे करके त्याग किया था। उनकी 0 से हमने 10 सीटें कर दी थी, और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने वाली डिंपल यादव जी, आज अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है, वो आपके सामने वो एक्ट है। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है ये नेताजी से सीखिए कि जाते जाते जिस समय अंतिम सत्र का उद्बोधन था, मनमोहन सिंह जी को भी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का के लिए जो है शुभकामनाएं दी थी, और साथ ही साथ जब इनका मोदी जी का 2014 का आखिरी अवसान था उस पर उनको भी दी। तो हॉस्पिटैलिटी अगर किसी से सीखनी है तो नेताजी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सीखिए। कोई एक लीडर ऐसा नहीं आप बता पाएंगे कि जिनको उन्होंने मानहानि की हो या बड़बोलापन किया हो, एक नहीं। लेकिन ठीक है, जिसको जिस तरीके की राजनीति सुचिता में अच्छी रखती होगी वो उसको लगे। और ये बात कहना मैं एकदम मुफीद नहीं समझता कि लोगों को नेता की भाषा पर समझ ना आता हो। ऐसा नहीं है। देश और प्रदेश की जनता खूब समझती है कि कौन सा नेता किस संस्कारों के साथ और किन उद्देश्यों के साथ स्थापित हो रहा है। और आज जिस तरीके से राजभर साहब राजभर समाज के वोटों को लेकर के, या संजय निषाद समाज के वोटों को लेकर अपने परिवार को प्रतिष्ठापित किए हैं, किसी तीसरे चौथे को नहीं बैठा पाए। आप बात छोड़ दीजिए। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देखिए, सामने आ जाते हैं पालने में ही पूतों के पैर, और वो पूत के पैर चाहे निषाद साहब के हों और चाहे राजभर साहब के हों, वो सामने हैं। वो जब तक किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, एक भी विधायक जिताने की क्षमता नहीं है, स्वयं अपनी सीट हार जाएंगे बुरी तरीके से। एक इस्तीफा दे करके देख ले, सांसद ही लड़ लेंगे। अब तो पीएम उम्मीदवार बने, एनडीए के सदस्य हो गए वो। भाई निकम्मा दल अलायंसेस में वो जा चुके हैं, अब निकम्मापन को दूर करें जा करके। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि जिन उद्देश्यों के साथ गए थे, योगी जी ने तो साफ इनकार कर दिया
कि हम जनगणना नहीं कराएंगे जातिवाद, साफ कह दिया उन्होंने। और आप जिनकी जो 2001 की बात कर रहे हैं, जहूराबाद के जमूरे की औकात ही 0.1% 2% तो अभी है वोटों की। 20 साल पहले कौन जानता था उनको महाराज? कोई एक आदमी नहीं जानता था 20 साल पहले, जिसका ये दम्भ भर रहे हैं। हाँ, नेताजी ने जरूर यूपीए की सरकार से इस बात की डिमांड की थी और यूपीए की सरकार ने बकाया सेंसस कराया। उस सेंसस का परिणाम भी आया, जिस पर इन्होंने कुंडली मार के एक आयोग बैठाया। उस आयोग की भी रिपोर्ट आ गई। वाकई उसके बाद भी ये कुंडली मारे बैठे हैं। और ये मित्र जिस न्याय की लड़ाई के लिए त्यागपत्र दे के बाहर आए थे, कुछ भी आश्वासन नहीं मिला और वहां के साथ खड़े हैं। ये क्या देश दुनिया के लोग नहीं जान रहे हैं? और मैं आपको एक बात साफ कह रहा हूं कि इनको जो सम्मान पाना है वो तब मिलेगा कि जहूराबाद से आए हुए जो हमारे कलाकार हैं वो अगर जिता करके सीट ले आएंगे तो इनको भी कैबिनेट मिलेगी, उनको भी मिलेगी, और भी जो पीछे तय है उसकी भी बात फिर आगे चलेगी। ये स्वार्थ की राजनीति के लिए जिए हैं, परमार्थ की राजनीति के लिए नहीं गए। और ये उस दल को यह दिखाते हैं, चाहे वो 300 सीट जीत करके आने वाली भाजपा हो या 4 बार सरकार बनाने वाली सपा हो या वर्तमान समय में 111 का कुनबा लेकर के आने वाली, आप उसको बताते हो कि आपने बना दिया। अरे एक जहूराबाद दे दो इस्तीफा और एक लड़के दे, एक आम आदमी लड़ा के चुनाव हरवा दूंगा भाई। और घोसी के नतीजे बहुत साफ करेंगे। नहीं, घोसी के नतीजे जो साफ करेंगे वो साफ करेंगे। एक हिंदुत्व की भी बात मैं कह दूं, अशोक पांडे जी ने बहुत कुछ बातें कही। देखिए, अभी जो है हमारे इंडिया के दल के एक बड़े प्रवक्ता थे, उन्होंने रावण कहा है मोदी जी को, और उनकी मेंटलिटी को भी साफ कर दिया। क्यों रावण की मेंटलिटी है? क्योंकि जो सीता को हर के लाया था, नारी का सम्मान नहीं बचाया था, उसी की लंका में हनुमान ने आग लगाई। और आज मणिपुर के आगे सरकार स्वयं ये दंगा करा रही है, फसाद करा रही है। पुलिस स्वयं सौंप रही है माँ बेटियों को दंगाइयों के हाथ में कि जाओ इनका बलात्कार करो और एक पूरे जातीय संघर्ष को बताओ कि हमने तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत लूट ली। और प्रधानमंत्री जी आंख बंद किए हुए हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं, एक पे सब पर भारी और 38 की सवारी। तो सारी चीजें जनता देख रही है कि कौन रावण है कौन नहीं है। रह गई अयोध्या की बात, तो हमारे मित्र एक बात करो, पद्म विभूषण आपने फिर क्यों दिलाया नेताजी को? केवल सीट ठोक देने के लिए कि अगली बार जो है आप प्रधानमंत्री बनो, या कार्यशकों पर गोली चलाने के लिए दिलवाया था कि साहब बड़ा अच्छा काम किया आपने, कार्यशकों पे गोली चलाई? और अगर कार्यशकों पर गोली समाजवादी पार्टी ने चलवाई या नेताजी ने चलवाई तो आप क्या हाथ में चूड़ी पहन के बैठे थे पिछले 6 साल से? आपने क्यों नहीं जो है एक बकायदा आयोग का गठन करा के सबको जेल भेजने का काम किया? तो इस तरीके की बात छोड़ दीजिए। कोरोना काल में हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नोचवाने वाली भारतीय जनता पार्टी, राम नामी चादर खिंचवाने वाली भारतीय जनता पार्टी सबके सामने है। बनारस के घाट से लेकर के कपिल जी समय का बहुत अभाव है, क्योंकि डिबेट को खत्म करने का वक्त आ जाए। लास्ट कमेंट विजय उपाध्याय जी, राम मंदिर के नाम पर आपको लगता है कि जो चुनाव हो रहा है जिसमें आपने देखा कल ओम प्रकाश राजभर मंच शेयर कर रहे थे और वहां मजबूती से खड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े नेता वहां पर। आपको लगता है कि घोसी की लड़ाई बहुत टफ है और घोसी के नतीजे बहुत कुछ स्थिति साफ कर देंगे उत्तर प्रदेश में इंडिया बनाम एनडीए की जो लड़ाई चल रही है? विजय उपाध्याय जी, देखिए, आधे सवाल में तो कपिल जी लगातार चिल्ला रहे थे तो उसको नहीं पाया। ये बहुत मुश्किल काम है। कम से कम इस तरह के डिबेट में तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। अपनी बात कहने का इतना लंबा वक्त मिले फिर भी लोग नहीं कह पाते हैं। देखिए, ये जो बाई इलेक्शन है घोसी का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बाई इलेक्शन में जो योगी 2 सरकार है, इसका स्ट्राइकिंग रेट बहुत अच्छा है। योगी 1 में तो अच्छा नहीं था, बहुत खराब था, लेकिन योगी 2 में बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है। खतौली छोड़कर बाकी सारी सीटें जितने भी बाई इलेक्शन में विधानसभा लोकसभा के चुनाव हुए सब बीजेपी ने जीती है। आजमगढ़ भी बीजेपी ने जीत लिया था। और सवाल ढेर सारे उठाते हैं पोजीशन के लोग, लेकिन घोसी के चुनाव में भी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये अपने चौहान साहब जो है, दारा सिंह चौहान स्वयं जमीनी नेता है। उनका अपना एक आधार है, उनकी अपनी एक छवि है। वो सपा छोड़ के भाजपा में आए हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है तो स्थितियों का आकलन करके दिया है।
दिया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक तपाया नेता, एक इतना पुराना नेता जो है इस तरीके से रिस्क लेगा। तो बहुत आसान नहीं है। विपक्ष चुनौती मजबूती से दे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन घोषी पे उन्हें हरा पाना, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत आसान नहीं है। नाको चने विपक्ष को चबाने पड़ेंगे, तब संभव हो पाएगा। और दूसरी तरफ जो विपक्ष का नैरेटिव है, वो वही नैरेटिव है जो 14 से चल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मोर और लेस योगी और मोदी के ऊपर हमले हैं, कुछ घटनाओं का जिक्र है बार बार, लेकिन कोई बुनियादी मुद्दा उठाकर जनता का ध्यान आकृष्ट कर पाए हो, ऐसा विपक्ष कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया है। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा क्योंकि समय पूरा हो चुका है। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर की उस कसम की, जिस कसम के जरिए वो अखिलेश यादव और समाजवादी कुनबे को सैफई तक समेट देने की बात कर रहे थे। हालांकि इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने जब जब भी कोई कसम खाई है वो कसम उल्टी पड़ गई है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होना है, ओम प्रकाश राजभर अपनी कसम को कहां तक पूरा कर पाएंगे, ये घोषी के उपचुनाव के नतीजे ही तय कर पाएंगे। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।